हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर का फर्स्ट जो पार्ट है सेंटर टैप रेक्टिफायर उसको कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर को फिर कंप्लीट करेंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर में मेन कंपोनेंट जो है वो है ये। यहाँ पे हम लोग 4 डायोड का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। कहीं कहीं पे आप लोग ब्रिज जो है ऐसे बना हुआ देखिएगा। एक डायोड यहाँ पे रहेगा, एक डायोड यहाँ पे रहेगा, फिर हमारे पास एक डायोड यहाँ पे रहेगा और एक डायोड हमारे पास यहाँ पे रहेगा। और यहाँ हम लोग इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे, चाहे यहाँ और यहाँ इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो ये दोनों जो मैं कॉम्बिनेशन बनाया हूँ रोहम्बस की तरह, और जो यहाँ पे रेक्टेंगल जो बना हुआ है वो दोनों सेम चीज़ है। दोनों आप बना के देखिएगा, दोनों सेम चीज़ है। मैं यहाँ पे इसको सिंपल तरीका से इसको बना के लाया हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा तिरछा बनाने में दिक्कत हो रहा था। दोनों सेम चीज़ है, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, बना के भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास, और यहाँ पे मैं एक और मिस्टेक किया हूँ क्या, कि ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन ऊपर से जाता, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ये लाइन जो है, ये वायर यहाँ से ऐसे होके इसके बाद जाता, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ इसको, तो आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाके ये ऊपर से जाता। ऊपर से करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आता, यहाँ से ओवर टर्न लेता और फिर यहाँ पे आके सी पे कनेक्ट होता। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ बनाने में, आप वहाँ पे उसको सुधार लीजिएगा। तो चलते हैं समझने इसके पीछे क्या क्या कहानी है। कहानी ये है कि हमारे पास ये एक सोर्स होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा जो कि स्टेप डाउन होगा, और एक जो होगा यहाँ पे ब्रिज होगा। ब्रिज कहने का मतलब 4 पीएन जंक्शन डायोड का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, एक वैसा कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज के बारे में कैसे काम करता है। तो एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 पीएन जंक्शन डायोड इज़ नोन एज ब्रिज, सिंपली ब्रिज, ठीक है। और हम आउटपुट जो लेंगे वो बी और डी से लेंगे, ठीक है। और इनपुट जो देंगे वो ए और सी के पास देंगे, समझिएगा। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का इनपुट जो होगा, ट्रांसफार्मर का इनपुट ए और सी के पास आएगा, और जो जब सी के पास आएगा तो यहाँ से ओवर होके आएगा, ऊपर से होके आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। और जो हम इनपुट आउटपुट लेने वाले हैं, मतलब हमारा रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा ए और डी से लेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे लोड लगा हुआ रहेगा और भी आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है। चलते हैं समझने। तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, और हम लोग इनपुट और आउटपुट कहाँ देने वाले हैं, कहाँ लेने वाले हैं। तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर है और 4 डायोड जो है वो एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात आता है, हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव लेंगे, और उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव आने वाला है, ठीक है। अब इस हिसाब से क्या हुआ समझिएगा। जब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव यहाँ के बाद पॉइंट 1 पे आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी लेके आएगा। और जैसे ही पॉइंट 1 पे आएगा, मतलब यहाँ पे जो डायोड हमारे पास है, वो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। इतना बात तो हमेशा क्लियर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है कि पॉइंट ए के पास जो ए पॉजिटिव आया है वो पॉइंट नीचे खसक के भी आएगा इस डायोड, नीचे वाले डायोड के पास। और जैसे ही नीचे वाले डायोड के पास आएगा तो यहाँ पे हमारे पास डायोड जो दिख रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन इधर एन है, और एन के तरफ पॉजिटिव आ गया, मतलब ये जब डायोड ए के तरफ जो है वो फॉरवर्ड बाइस, और जो नीचे वाले हैं ए के जस्ट नीचे वो रिवर्स बाइस में हो जाएगा। मतलब जो डी के साइड में जो है डायोड वो रिवर्स बाइस में। फिर से समझिएगा, जैसे ही हम लोग इनपुट देंगे ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो उसी हिसाब से हमारा ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ वैल्यू कम करेगा, सिर्फ हमारा जो है
वोल्टेज का वैल्यू कम करेगा और एज इट इज़ आउटपुट हमको ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव दे देगा। ये ऊपर वाला पॉजिटिव जो है ए के पास आ जाएगा और जैसे ही ए के पास आएगा तो ए के पास में जो डायोड लगा हुआ है वो फॉरवर्ड वाइस में होगा, क्योंकि पी के तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। और नीचे ए के जस्ट नीचे जो डायोड लगा हुआ है वहाँ पे एन के तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये रिवर्स्ड वाइस में हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं दूसरा निगेटिव को लेके कहाँ जा रहा है ये। जैसे ही निगेटिव आएगा, निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव यहाँ से होके यहाँ से ओवर टर्न लेगा और सी के पास आएगा। अब जैसे ही सी के पास आएगा तो सी के नीचे जो डायोड है वो एन के तरफ निगेटिव आ जाएगा। जैसे ही एन के तरफ निगेटिव आएगा सी के नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा और सी के ऊपर वाला जो डायोड है वहाँ पी के तरफ निगेटिव आ जाएगा और जैसे ही पी के तरफ निगेटिव आएगा तो ऊपर वाला डायोड जो है वो रिवर्स वाइस में हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो कौन फॉरवर्ड वाइस कैसे होगा और कौन रिवर्स वाइस कैसे होगा। तो ये सारा कहानी होने के बाद हमारे पास एक इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा आएगा कि समझिएगा कि डायोड ए जो है फॉरवर्ड वाइस में है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायोड बी जो है वो रिवर्स वाइस में है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इसी तरीक़ा से डायोड डी के पास जो डायोड है ए के नीचे वो रिवर्स वाइस में है तो ओपन सर्किट हो जाएगा और सी के नीचे जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइस में है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आई होप समझ में आपको आया हो कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैसे होगा। अब उसके बाद हम लोग समझने चलते हैं करंट का फ्लो कैसे होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, समझिएगा करंट का फ्लो कैसे होने वाला है। तो ये डायोड हमारे पास फॉरवर्ड वाइस में है, मतलब ये करंट को जाने का पाथ देगा। ये रिवर्स वाइस में है, मतलब करंट को जाने का पाथ नहीं देगा। करंट के जाने का पाथ नहीं देगा तो वो करंट फ्लो नहीं होगा वहाँ से। फिर ये डायोड हमारे पास रिवर्स वाइस में था, मतलब ओपन सर्किट था, तो करंट को जाने का पाथ नहीं देगा। और ये डायोड हमारे पास फॉरवर्ड वाइस में था तो ये करंट को जाने का पाथ देगा, रास्ता देगा। तो क्या होगा, होगा कुछ यूँ कि करंट जो है वो पॉजिटिव तरफ से निकलेगा और कुछ ऐसे ए से होते हुए फॉरवर्ड वाइस से होते हुए रिवर्स वाइस की तरफ जाने का कोशिश करेगा, लेकिन ये रास्ता बंद है तो जाएगा नहीं, तो ये वापस मुड़ेगा और लोड के पास आ जाएगा। लोड से होते हुए वापस इधर से होते हुए देखिए ये डी के तरफ जाने का कोशिश करेगा, लेकिन रिवर्स वाइस में होएगा तो इससे आगे ये नहीं जाएगा, तो वापस सी से होते हुए इससे ऊपर जाते हुए वापस यहाँ आके निगेटिव में मिल जाएगा और फिर वापस ये जो हमारे पास लूप है वापस ऐसे ही चलते रहेगा और करंट का फ्लो इसी लूप में होते रहेगा। और हमारे पास जो वैल्यू आएगा, जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू आएगा वोल्टेज का, उसको थोड़ा सा नज़र मारते हैं उस पर क्या हो, उसका क्या कहानी। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ से आएगा, निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये निगेटिव है, ये निगेटिव यहाँ से निकलेगा, इसको ओवर टर्न करेगा और इधर से वापस होते हुए इधर आ जाएगा निगेटिव। और जो भी इनपुट है वो सेम आउटपुट, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है और बीच में कोई डिवाइसेस नहीं लगा हुआ है, तो जितना हमको इनपुट मिला, जितना इनपुट दिया है यहाँ से उतना ही सेम आउटपुट, सेम पोलैरिटी का आउटपुट हमको मिलेगा और पॉजिटिव में मिलेगा। तो इसीलिए इनपुट आउटपुट के बराबर होगा, जो कि होगा वी एम साइन ओमेगा टी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होगा वो होगा वी एस सप्लाई वोल्टेज के बराबर और वी एम साइन ओमेगा टी होगा। आई होप समझ में आपको आया हो। तो ये रहा हमारे पास फॉरवर्ड वाइस का, ये हमारे पास रहा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का कहानी। और फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का कहानी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या देखने को मिला, देखने को ये मिला कि हमारे पास इनपुट तो ये है, लेकिन इनपुट हमारे पास ये है और आउटपुट हमारे पास ये है, मतलब इनपुट भी पॉजिटिव में और आउटपुट भी हमको पॉजिटिव में मिला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड हाफ निगेटिव साइकिल को समझने। तो सेकेंड हाफ नेगेटिव साइकिल को जब हम लोग समझने चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पाई से लेके 2 पाई तक हम इस साइकिल को देखेंगे और ऊपर में निगेटिव और नीचे में पॉजिटिव, ऑब्वियस बात है होगा। और सेम वोल्टेज को मतलब पोलैरिटी को कांस्टेंट रख के वोल्टेज का वैल्यू गिरा के हमारा जो ट्रांसफार्मर है सेम पोलैरिटी के साथ ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव हमको वी एस आउटपुट दे देगा, जो कि सप्लाई होगा किसके लिए, हमारे पास सप्लाई जो है ब्रिज, जो हमारे पास ब्रिज बनाया है उसके लिए सप्लाई वोल्टेज का काम करेगा वो। ठीक है, अब क्या होगा, ये निगेटिव जो है ये निगेटिव ए के तरफ आएगा और ए पॉजिटिव, यहाँ पे पी जो है निगेटिव में आ गया, मतलब ये रिवर्स वाइस कंडीशन हो गया। फिर ये निगेटिव नीचे आएगा
और निगेटिव एन की तरफ आ गया, मतलब ये फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब पॉजिटिव जो है वापस यहाँ से बी से ओवर टर्न लेके सी के पास जाएगा और सी के नीचे जब देखेगा तो एन के तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। जब एन के तरफ पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स वाइज में होगा। और जैसे ही सी के ऊपर जाएंगे तो पी के तरफ पॉजिटिव आएगा, पी के तरफ पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास ये फॉरवर्ड वाइज में होगा। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि फॉरवर्ड वाइज में कौन होगा, रिवर्स वाइज में कौन होगा और कैसे होगा। अब इसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा। तो जब हम इक्विवेलेंट डायग्राम देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कुछ ये, जिसमें डायोड ए के ऊपर जो डायोड है वो रिवर्स प्राइस में है तो ओपन सर्किट बन जाएगा। डायोड सी के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड वाइज में है तो वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। फिर डायोड ए के नीचे जो है फॉरवर्ड वाइज में है तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। डायोड सी के नीचे जो डायोड है वो रिवर्स वाइज में है तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा। अब हम लोग समझने चलते हैं करंट का फ्लो यहाँ पे कैसे होगा। तो करंट का फ्लो को समझने चलते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा करंट का फ्लो कैसे होगा। करंट जो है हम लोग को एक बात पता है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पे मैं करंट का डायरेक्शन भी उल्टा बना दिया हूँ, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन उल्टा बनाया हूँ मैं, इसको आपको सुधारना पड़ेगा, सुधार लीजिएगा। तो करंट का डायरेक्शन उल्टा है, अब हम लोग समझने चलते हैं सीधा डायरेक्शन इसका कैसे होगा और कैसे फ्लो करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास करंट जो है पॉजिटिव से निकलेगा और ऐसे और ये यहाँ से ओवर टर्न लेगा और सी के पास आएगा तो एक रास्ता इधर मिलेगा और लेकिन इधर रास्ता ओपन सर्किट है तो वापस ये ऊपर जाएगा और बी के पास जाके एफ के पास जाएगा, एफ के पास जाके फिर ई के पास आएगा, ई के पास आके फिर वापस हम सी के पास जाना चाहेगा लेकिन सी के पास ओपन सर्किट है तो नहीं जाएगा और डी के पास जाएगा, डी के पास हम इसको शॉर्ट सर्किट मिलेगा तो ये नीचे से निकल के ए के पास जाएगा, ए के पास जाके ये ऊपर जाना चाहेगा लेकिन ये ऊपर ओपन सर्किट है तो ऊपर नहीं जाएगा और नीचे जाके निगेटिव में जाके ये ऐसे फ्लो करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट होगा। हम लोग को एक चीज़ पता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट होता है। करंट जिधर फ्लो करता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एसी सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग डायरेक्शन जानने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आप लोग उल्टा है सीधा कर लीजिएगा। अब हम लोग एक चीज़ देखने चलते हैं कि इसका भी आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर कैसे होगा। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बराबर कैसे होगा उसको देखते हैं। तो ये निगेटिव से निकल के ए के पास आएगा, ए के पास आके वापस यहाँ से ओवरव्यू लेके वापस यहाँ पे ई के पास आएगा और सेम एज इट इज़ निगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगा हुआ नहीं है जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करवाए, जो कि वोल्टेज को गिरा दे, कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट केस में हमारे पास जो पॉजिटिव वाला केस है, पॉजिटिव वाला के पास यहाँ आएगा, यहाँ से ओवर टर्न लेके सी के पास आएगा, सी के पास से बी के पास के बाद हमारे पास एफ के पास आएगा और पॉजिटिव आएगा। आपको याद होगा पिछले बार भी ऊपर में पॉजिटिव आया था और नीचे में निगेटिव आया है। इस बार भी ऊपर में पॉजिटिव आया है, नीचे में भी निगेटिव आया है। ध्यान से समझिएगा और देख भी लीजिए। ये रहा हमारे पास ऊपर में पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा ऊपर आके यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव यहाँ पे ऐसे आएगा, ओवर टर्न लेगा, नीचे आके ऐसे निगेटिव। देखिए ऊपर एफ के पास पॉजिटिव और ई के पास निगेटिव, और यहाँ भी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का कहानी है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में हम लोग क्या देखें, निगेटिव हाफ साइकिल में भी हम लोग सेम कहानी देखें। सेम कहानी क्या देखें कि ये निगेटिव है, यहाँ से आया, नीचे आया, ओवर हेड लेके वापस ई के पास आया और निगेटिव आ गया, ई के पास निगेटिव। फिर जो ये हमारे पास पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला हमारे पास यहाँ से आएगा, ओवर हेड पाथ लेगा, ओवर हेड पाथ लेके सी के पास आएगा, सी के पास से बी के पास, यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि डायरेक्शन भी जो हमारा वोल्टेज का जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है और इनपुट वोल्टेज के बराबर होने के साथ साथ हमको पॉजिटिव में ही मिला है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में ही मिला है। तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके लिए ग्राफ हमारे पास ये पाई से 2 पाई के लिए बनेगा और ऊपर ही बनेगा। ये हमारे पास इनपुट भले ही निगेटिव हो लेकिन आउटपुट हमको प्लस में ही मिला है। तो और फिर क्या होगा, फिर पाई से 3 पाई तक
क्या होगा, पाई से 3 पाई तक फिर जो हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल था उसको दोहराएगा और ऐसे ही हमको आउटपुट मिलेगा। तो ऊपर वाला डायरेक्शन देखिए बाई डायरेक्शन है और नीचे वाला डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल है। तो ये हमारे पास इनपुट हुआ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आउटपुट हुआ, रेक्टिफाइड आउटपुट। आई होप आपको समझ में आया हो। और ये फुल वेव इसीलिए है क्योंकि पूरा का पूरा साइकिल तक के लिए हमको ये कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग वो सारा चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एवरेज करेंट, एवरेज वोल्टेज वगैरह वगैरह। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ब्रिज रेक्टिफायर का, और बाद बाकी सारा चीज़ सेम है, बाद बाकी सारा चीज़ जो था सेम उसी के तरह सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर की तरह है। लेकिन सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका कुछ हमारे पास एडवांटेज आता है निकल के, जो कि फर्स्ट एडवांटेज है कि इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाईएस्ट होता है। उसका थोड़ा सा कम था, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.81%। सेंटर टैप रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, सेंटर टैप का कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि हम लोग को एक चीज़ पता है कि ट्रांसफार्मर बनाने में पैसा लगता है और सेंटर टैप थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है। ट्रांसफार्मर का एक कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, तो हमको सेंटर टैप यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे पास PIN जो है वो भी थोड़ा सा कम मिल रहा है। ट्रांसफार्मर वो हमारे पास जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है वहाँ पे PIN हमको 2 मिल रहा था, 2M, यहाँ पे सिर्फ M मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये टोटल रहा हमारा पूरा का पूरा रेक्टिफायर सीरीज़। रेक्टिफायर सीरीज़ में हम लोग शुरुआत से क्या देखे, शुरुआत से रेक्टिफायर के बारे में कुछ समझे थे, उसके बाद हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को समझे। नेक्स्ट हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर आया, और हाफ वेव रेक्टिफायर में ही हम कुछ कैलकुलेशंस किए थे, उसको समझना ज़रूरी था। उसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर के पास आए। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग सेंटर टैप रेक्टिफायर देखें, और सेंटर टैप रेक्टिफायर के बाद हम लोग नेक्स्ट ब्रिज रेक्टिफायर देखें। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो मैथमेटिक्स है सेम एज सेंटर टैप रेक्टिफायर होगा, सिर्फ जो एडवांटेज है वो मैं नीचे में मेंशन कर दिया हूँ। थैंक यू।